नमस्कार बच्चों, मैं यश बाला आज आपको क्लास 9th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा ईजीवे से करवाऊंगी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आओ स्टार्ट करें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1980 को बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी को बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक़ बहुत था। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सबको बहुत पसंद थी, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और बच्चों, उन्होंने अपनी लेखन में और अधिक सुंदरता लाने के लिए बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया है। मुहावरे क्या है, भाषा में निखार ला देते हैं, सुंदरता ला देते हैं। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, 9 2 11 होना, जान से हाथ धोना आदि बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है। तो आज हम करेंगे दो बैलों की आत्मकथा। दो बैलों की आत्मकथा एक दो बैलों की अपनी कहानी है। इसमें लेखक ने क्या किया है कि उन बैलों के माध्यम से, जब भारत अधीन था, दूसरों के अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेज़ों की जो अधीन थे वे उनके बारे में भी आज समझाया है। इसमें समझाया है कि कैसे भारतीय गुलाम बनकर दूसरे के अधीन रहते थे, और ठीक ऐसे ही ये दो बैल भी उसके अधीन रहते हुए दूसरे के, और वो कैसे स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसकी कथा पढ़ेंगे। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बच्चों, बुद्धिहीन होता है जिसमें कम बुद्धि होती है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का मतलब होता है बच्चों की बहुत ही एकदम मूर्ख, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सही सुनता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि गधा बेचारा चुपचाप काम करता रहता है, इसीलिए वो बोलता नहीं है, इसलिए क्या उसको गधा कहते हैं। उसके जो काम करता है वो चुपचाप, उसको कोई नहीं देखता। इसके बारे में ये निश्चित लेखक कहता है कि निश्चित नहीं है कि उसके बेचारे के किस काम के लिए उसे मूर्ख कहा जाता है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास होता है अचानक, अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। क्यों गरीब है? क्योंकि ये दूसरे के हाथ का खाता है, जो कोई डाल देता है तो खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। जब कोई उसको मार देता है या कोई खाना नहीं देता तो कुत्ते को भी तो गुस्सा आ जाता है ना, नहीं तो वो भी अपने मालिक से प्यार करता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। और लेखक कहता है कि हमने कभी गधे को क्रोध करते नहीं सुना, वो तो निरंतर बेचारा काम करता है। और जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। वो बेचारा जो भी डाल दो वही चुपचाप खा लेता है। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल होता है बेटा मौज मस्ती सी थोड़ी सी। तो कहते हैं कि वैसाख के महीने में जो है ये काफ़ी खुश हो जाता है, तो ये कभी कभी थोड़ी बहुत मौज मस्ती कहते हैं करता हुआ प्रतीत होता है। हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। और लेखक कहता है ऐसा लोग मानते हैं कि वैसाख के महीने में खुश होता है, लेकिन हमने तो उसको कभी खुश होते हुए भी नहीं देखा। वो तो निरंतर बस काम ही करता रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद होता है मतलब दुखी सा। वो कहता है कि ये उसके चेहरे पर है, उदासी बेचारे पर हमेशा काम का बोझ रहता है, उदासी जो है छाई रहती है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ना बच्चों, कि जैसे कोई दुखी है तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, खुश है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है। लेकिन ये लेखक कहता है कि ये गधा है ना, इसके बेचारे का ना तो खुशी का पता और न ही दुखी का पता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए। प्रकाष्ठा मतलब बहुत ऊंचे, यानी कि ऋषि मुनियों को भी पीछे छोड़ दिया इसने। उनसे भी ज़्यादा बेचारा सहनशील है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन फिर भी इसके इतने गुणों को देखकर
देखता भी नहीं, और इंसान इसको क्या कहता है कि ये तो बेवकूफ़ है। जो भी इंसान बेवकूफ़ ऐसे थोड़ा-सा कम समझदार होता है ना, उसको कह देते हैं ना मज़ाक में, ये तो गधा है, बेवकूफ़ है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कहते हैं कि उसमें इतने गुण हैं, लेकिन फिर भी इतना अनादर करते हैं उसका। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। लेखक कहता है कि भारतीयों की अफ्रीका में बहुत दुर्दशा है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते। क्यों दुर्दशा है? क्योंकि उन्हें शराब अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो दूध, लस्सी, घी ये पसंद है। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, और वे क्या करते हैं, अपने कुछ समय यानी बुरे समय के लिए कुछ पैसे हमेशा भारतीय बचा कर रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो कमाया वो साथ साथ खा जाओ। जी तोड़कर काम करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। किसी से झगड़ा नहीं करते। वे किसी से नहीं लड़ते। सबसे प्यार मिलाप से रहते हैं। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद उन्हें भी भारतीयों को भी ये कहा जाए कि ये भी अच्छे हैं। तो कहते हैं कि भारतीयों को भी अगर अमेरिका के नियमों को लागू करने लगे ना बच्चों, तो कहते हैं कि ये भी सभ्य बन जाएंगे। लेकिन ये हमारी संस्कृति थोड़ी ना है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में नगण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। और बच्चों, लेखक कहता है कि एक गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि उससे थोड़ा कम है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ बैल को ही बोलते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कह देते हैं ना, कोई सीधा साधा ये कहेंगे, अरे ये तो बेचारा बैल है, इसको चुपचाप काम करता रहता है, कहते हैं ना ऐसे। तो मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कहते हैं ना कि ये हमेशा चुप रहता है, लेकिन कभी कभी उस जो हमेशा चुप रहता है ना, उसको गुस्सा भी बढ़ाता है। उससे दूर रहना चाहिए। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर सकता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। वो कभी कभी लात मार देता है, सींग भी मार देता है ना बच्चों। तो छुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झुरी कौन है? झुरी इनका मालिक है, और काछी इनकी वाइफ है, पत्नी है। पछाई जाति होता है बेटा पश्चिम में। पश्चिम की एक पशुओं की, बैलों की एक प्रजाति है ये पछाई। इसलिए इसको पछाई बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम की है। पछाई जाति के थे ये जो हीरा और मोती, क्या थे? पछाई जाति के, यानी पश्चिम की एक पशुओं की नस्ल थी ये। देखने में बड़े सुंदर थे। काम में चौकस, यानी कि अपना टाइम पे काम करते थे। ढील में ऊंचे, यानी कि काफ़ी कद इनका ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब काफ़ी टाइम से, ऐसे बच्चे भी होते हैं ना कि काफ़ी टाइम से इकट्ठे पढ़ रहे हों, तो उनमें फ्रेंडशिप ज़्यादा हो जाती है। ऐसे इनमें भी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो गई थी। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय होता है बेटा बातों का अपने एक दूसरे से समझाना, दूसरे के साथ मिलाना, बातों को समझाना एक दूसरे को। तो ये भी क्या करते थे, जैसे हम तो बोलकर एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं ना विचारों का, लेकिन ये क्या करते थे, मूक भाषा में अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को समझाते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। ये हीरा और मोती एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसा गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहते हैं ना कि मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन बिना बोले मनुष्य कम ही समझ पाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। प्यार में, है ना, हल्की फुल्की लड़ाई करते थे। प्यार में विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से एक दूसरे से विनोद करते थे, यानी कि ये हास्य विनोद करते थे। आत्मीयता के भाव से
जैसे जैसे दोनों खेलते थे, घूमते थे, वैसे वैसे ये खुश रहते थे। हीरा और मोती में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ विनोद भी करते थे, मतलब हंसी मजाक भी करते थे, जैसे आपस में बच्चे करते हैं ना, तो ऐसे ही ये भी करते थे। और जिस वक्त ये दोनों बैल हाली या गाड़ी में जोत लिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। चेष्टा होती बेटा, इच्छा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, यानी कि एक दूसरे को सहलाते थे, है ना। जैसे आपस में मम्मी बेटा करते हैं, मम्मी बेटी करते हैं, दोस्त करते हैं ना एक दूसरे से, ऐसे ही ये भी हास्य विनोद करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते थे। नांद होता है बेटा इनका भोजन करने का स्थान या वो बर्तन, उसको बर्तन को या स्थान को नांद बोलते हैं। साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, यानी कि उस बर्तन में उस स्थान पर साथ में तो खाना खाते थे और साथ में ही उठते थे। एक का मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी कि इकट्ठा खाना खाते थे। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वे क्यों भेज रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, और उनको वे भी एक गलत फहमी के शिकार हो गए। उन्होंने सोचा कि हमें है ना हमारे मालिक ने बेच दिया, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं था। उन्होंने बस थोड़े से समय के लिए उसने जूरी ने अपने अपने ससुराल में उनको भेज दिया था, ताकि वे वहाँ पर कुछ टाइम के लिए काम करे, क्योंकि वो अपनी पत्नी के कहने को मना थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए भेज दिया था। लेकिन हीरा मोती ने क्या सोचा कि हमें तो यहाँ पर बेच दिया है, तो अपना ये बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, ये अब वो बोल तो सकते नहीं थे, तो कौन कह सकता है कि उनको अच्छा लगे या बुरा लगा। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब उन्होंने वो जाना नहीं चाहते थे, उनके मन में था कि हमें तो बेच दिया है, तो वे जाएंगे क्यों, क्योंकि उनको तो अपने मालिक के पास ही रहना था, वे वहाँ खुश थे, उनको खाना अच्छा मिलता था, तो उनको ज़बरदस्ती ले जाएगा। पीछे से हाँकता, यानी कि उसको आगे बढ़ने के लिए कहता, तो दोनों दाएं बाएं भागते और पगहियाँ पकड़कर आगे से खींचता, लेकिन वो तो जाना ही नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया, ले जा रहे थे। पगहिया होता है बेटा पशुओं को बांधने की रस्सी, उससे वे खींच रहे थे रस्सी बांध के, और वो पीछे पीछे जा रहे थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो कहते हैं उनके मन में आया हुआ था कि हम पूछें कि हमने क्या गलती की है जो हमें बेच दिया, लेकिन उन्हें बेचा नहीं था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमें बेचा है या नहीं बेचा हमने। तो वो कहता है कि अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी पर में मर जाना कबूल था। वो कहता है कि हमें तो अपने मालिक की सेवा करते करते मर जाना भी पसंद था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वही सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। अब वो तो उसको जालिम कह रहे थे ना, क्यों, उनको अंदर अंदर गुस्सा था कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। और शाम तक वो अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, क्योंकि पूरे रास्ते उन्होंने वहाँ से आए थे तो रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला। लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। तो जब उनको खाना दिया गया तो उन्होंने मुंह ही नहीं डाला उसमें। उनका दिल भारी हो गया, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बिल्कुल भी राज नहीं आ रहे थे, उनको पसंद ही नहीं थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की
एक दूसरे को खलकियों से देखा और लेट गए। वे तो बेचारे बहुत ही दुखी हो रहे थे। कनकिया होता है बेटा तिरछी नज़रों से, ऐसे बैठे बैठे तिरछे तिरछे देखते हैं ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही देखा। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि जब सोता में थे सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे होता है रस्सी जिससे उन्हें बांध रखा था, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, रस्सियां वे बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति यानी कि डबल शक्ति लगाई, और एक 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 झटके में रस्सियां टूट गई। क्यों? क्योंकि झुरी इनको खूब खिलाता था, इसलिए इनमें पूरी ताकत थी। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी कि जहाँ पर वो खाना खाते थे उस स्थान पर जहाँ पर उनको बांध कर रखा जाता था। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घेराव लटक रहा था। घेराव यानी कि वो जो रस्सी से बांध रखा था उसको उसको घेराव बोलते हैं। दोनों को बांध रखा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसके मायके से वे आ गए। लेकिन झुरी ने क्या किया, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और उनको चुम्बन करने लग गया। और ये दृश्य बच्चों बहुत ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि सबको अच्छा लगा, क्योंकि उसके मालिक का और उनका बहुत प्यार था। सब जानते थे ये बात। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर में रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चाकर लाया, अभिनंदन पत्र उनके लिए तो यही होगा ना खाने के लिए। कोई पत्र थोड़ी ना वो उनको समझ आएगा कि वो क्या पढ़े क्या नहीं। ठीक है बच्चों। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने भी गर्दन हिलाई, हाँ सच कह रहा है, इतनी दूर से दोनों अकेले चलाए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, बस उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसको तो बहुत गुस्सा हुआ। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। उसको भी गुस्सा आया झूरी को। वो ये जो उसने ब्लेम लगाया था ना, वो सहन नहीं कर सका। उसने कहा, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ने दिया होगा तो क्या करते हो। कहता है कि अगर कुछ खाने को ही ना दिया होगा तो ये बेचारे क्या करते। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। वो बहुत गुस्से वाली थी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते। झूरी ने कहा, अगर इनको खाना मिल जाता, प्यार से रखते तो क्या भाग जाते। स्त्री चिढ़ी और वो और चिढ़ गई गुस्से में। भागे इसलिए हैं कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़वा कर काम भी करते हैं, यानी कि बहुत मेहनत भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे की सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसको बहुत गुस्सा था। क्यों? क्योंकि उसके घर पर खाना और वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद यानी कि आदेश देना, ताकीद का मतलब आदेश देना, कड़ी ताकीद दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, क्योंकि उसने तो आदेश दे रखा था कि इनको कुछ नहीं देना, कोई चिकनाहट कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। उन्होंने सोचा कि अपने मालिक की तरफ देखेंगे, शायद वहीं से कुछ मिल जाए। तो उसने क्या किया, जूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजदूर ने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला नए दादा, पीछे से भी उन्हीं की वो कहता है कि नहीं दादा मैं नहीं करूँगा, पीछे से भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी कि जब वो आ जाएगी ना तो आप उन्हीं की बात उन्हीं की बातों में बात मिलाओगे, मेरी तरफ नहीं बोलोगे, इसलिए मैं नहीं दूंगा चुरा कर। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और वो फिर आ गया और बैलों को
ले चला, बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। उसने सोचा कि ये ऐसे नहीं काबू में आएंगे, इनको मैं गाड़ी में जोत लेता हूँ। गाड़ी गाड़ी लेकर चल पड़ा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा क्या था? ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। कल की शरारत का मजा चखाया, यानी कि बेचारों को खूब पिटा। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया। उन्हें दोनों बैलों की खली चुनली सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, और जूरी तो है जो है बड़े प्यार से सहलाता था, खूब अच्छा खिलाता था और कभी नहीं मारता था। उसकी टिकार, यानी कि एक बार वो टिक टिक की आवाज़ कर देता था ना, तो कूद के पड़ते थे वे। दोनों उड़ने लगते थे। कहाँ यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी कि कोई प्यार कोई सम्मान तो था ही नहीं, और खाने को भी बिल्कुल सूखा हुआ घास मिली। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, पर वे भी ऐसे थे, उन्होंने देखा नहीं कि हम नहीं खाएंगे सूखा खाना। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। ये भी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसने गया ने खाने को, तो गया कौन था? जूरी का साला, जूरी की पत्नी का भाई। तो उसने क्या किया? खाना तो दिया नहीं। तो इनको भी बहुत गुस्सा था कि पूरा दिन तो हमने सफ़र किया और फिर आने के बाद हमें खाना भी नहीं दिया, तो हम भी इसके खेत में काम क्यों करें। और उन्होंने बिल्कुल खेत में जाके एक ही जगह खड़े रहे। उसने खूब पिटा, लेकिन वो गए नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, कितना निर्दयी था वो, उसने नाक पर डंडे मारे, तो मोती को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। और मोती तो बहुत गुस्से वाला है, उसने तो क्या किया, उसका सब कुछ तोड़ डाला। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, लेकिन अब की बार गया ने क्या है, मोटी मोटी रस्सियों से बांध रखा था कि ये भाग ना पाए, नहीं तो वे दोनों भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, हीरा तो सहनशील है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। वो कहता है कि बैल तो जो है काम करने के लिए पैदा होते हैं, तो हम उसको मार भी खानी पड़ती है। जब उसको जोतते हैं तो वो कहता है कि मार तो खानी ही पड़ेगी, हल में जोतते हैं तो कोई बात नहीं, मार से नहीं डरना। तो गया 2 आदमियों के साथ दौड़ कर आया। गोया ने सोचा कि अगर मैं अकेला खड़ा रहूँगा तो ये दोनों मुझे मार देंगे, इसलिए वो 2 आदमियों को और ले आया। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी बच्चों। तो मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आया है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। वो कहता है कि नहीं, अगर ये मारेगा ना तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा कहता है, वो सहनशील है ना, तो वो कहता है कि नहीं, हमारी जाति का काम अपने मालिक को मारना नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, और मोती को हीरा की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो चुपचाप रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। गया भी समझ गया था कि अब की बार अगर मैंने उठाया ना तो ये सींगों से और लातों से हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो चुपचाप उनको लेकर चल पड़ा। नहीं तो मोती भी पलटवार जरूर करता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, यानी कि जो उसके साथ आए थे ना, वो भी समझ गए कि अब इनको मारना नहीं चाहिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रह गए। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की जो 2 रोटियां लिए निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। छोटी सी लड़की कौन थी? गया की, जूरी के साले की लड़की थी ये। उसे एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। अब ये तो इतने बड़े बड़े, एक रोटी से क्या भूख शांत होती, लेकिन उस छोटी सी लड़की ने उनको बहुत प्यार से रोटी खिलाई।
पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। और वे तो प्यार के भूखे थे, क्योंकि जूरी तो उनको बहुत प्यार करता था। इसलिए दोनों को मानो ऐसा महसूस हुआ कि हमें बहुत सारा भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वो कहता है कि इतने राक्षस के घर में भी कोई अच्छा सज्जन रहता है, अच्छी आत्मा रहती है उसकी लड़की के रूप में। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार आत्मीयता हो गई थी। और वो समझती थी कि जो है मेरी मम्मी नहीं है, तो वो भी बैलों को बहुत प्यार करती थी। दोनों दिन भर जोतते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें छुपा छुपा कर रोटियां देती। दोनों बेचारे पूरा दिन काम करते, उनके डंडे मारते बहुत, और खाने को कुछ देते नहीं थे, इसलिए वे बहुत थक चुके थे। और वो बेटी, उस छोटी सी लड़की, रात को उनको एक एक रोटियां हर रोज खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। लेकिन अच्छा ही बच्चों, खाने को थोड़ा मिले लेकिन प्यार से अगर कोई खिलाए ना, तो उसमें बहुत संतुष्टि मिलती है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन वे बच्ची के लिए तो बहुत खुश थे, लेकिन जो वो रोज उसको मारता था और खाना नहीं देता था, तो इसलिए वो बहुत दुखी थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? मोती ने तो बहुत गुस्सैल था, उसने कहा कि एक आध को उठाकर फेंक दूं, मेरे से अब नहीं सहन होता। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है ये। जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। ये बातें हीरा ने कही। तो मालकिन को न फेंक दूं? मोती कहता है कि मालकिन को फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, यानी कि उस स्टेप मदर थी, उसकी सौतेली माता थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? हीरा ने कहा, नहीं, औरत जात पर सींग नहीं चलाना। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती कहता है, तुम तो हीरा मुझे यहीं बांध के रखोगे, जो भी करने को कहता हूँ मना कर देता है। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह स्वीकार करता हूँ। तो हीरा ने कहा, ठीक है, तुड़ाकर भागने में फायदा है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। हीरा कहता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चलने लगी, तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाते, और वो कट ही नहीं रही थी। सहसा घर का द्वार खुला, तो सहसा यानी अचानक, अचानक घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, क्योंकि प्यार कर रहा था ना, वो सहला रहे थे। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें खोल रही हूँ और तुम भाग लो, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने कहा कि तुम्हारी नाक भी बांध दी जाएगी, इसलिए तुम भाग जाओ, नाक में रस्सी डाली जाएगी नहीं तो। उसने घराव खोल दिया। घराव होता है जिस रस्सी से उसको बांध रखा है। दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो चल तो पड़ेंगे, लेकिन इस अनाथ लड़की को फिर बहुत पिटना पड़ेगा, सभी इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भाग रही हैं। लड़की भी बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि दोनों बैल थे ना फूफा के, यहाँ से आए थे, वे खुलाकर भाग रहे हैं, मतलब रस्सियाँ तोड़कर भाग रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो। लड़की भी बड़ी समझदार थी। गया हड़बड़ाया, भीतर से निकला। उसकी आवाज़ सुनकर गया को तो झटका लगा, भाग गया वो जल्दी से और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों बैल भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज भाग लिए वे, और खूब शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा, और उसने सोचा अकेला जाऊंगा ना तो ये मार देगा, इसलिए गांव के कुछ लड़कों को या आदमियों को लेकर चलता हूँ। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया इसमें, और भी ज़्यादा सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा और उनको रास्ते का जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चला। जिस परिचित
यानी कि जिस रास्ते को वो जानते थे, उस मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। जब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करें, हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। मोती ने कहा कि तुम तो ऐसे ही भाग रहे थे, उसे मार गिराया था, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। फिर हीरा कहता कि अगर हम उसको मार देते तो दुनिया क्या कहती, वह हमारा धर्म नहीं है, हम ऐसा अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे और इतने दिन से खाना नहीं मिल रहा था, बेचारे भूखे थे। खेत में मटर खड़ी थी और उनको तो मज़ा आ गया, सामने हरी हरी मटर थी चरने के लिए। रह रह कर आहट ले लेते और कोई आता तो नहीं है, और पूछते कि कोई आ तो नहीं रहा है, और खूब खाने लगे मज़े से, बड़े चाव से। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे और खुश हो गई, क्योंकि पेट तो भर गया था और आज़ादी भी मिल गई थी। जो बंधन में बंधे हुए थे वो भी पीछा छूट गया था। पहले दोनों ने डकार ली, खुश होकर, पेट भर जाता है ना मज़े से। फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को टेलने लगे। जैसे पहले मस्ती करते थे ना, ऐसे एक दूसरे को फिर छेड़ने लगे और खुश हो गए। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया और एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते एक दूसरे को परेशान करने लगे प्यार में। जब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब उसने सोचा कि नहीं, हमारे बीच ऐसे झगड़ा थोड़ी ना होना चाहिए, हम तो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वो भी दूर हो गया और फिर दोनों इकट्ठे रह गए। तो बच्चों, आगे का जो थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए ये लाभदायक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।